गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीमर का लेक्चर नंबर 2। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चैप्टर काफी आसान है और बहुत छोटा सा चैप्टर है। कुछ खास खास रिएक्शंस है, उसको हमको पढ़ने हैं, कुछ खास पॉलीमर्स है, उसको हमको पढ़ने हैं, और ये चैप्टर बहुत आसान सा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाना है। तो स्टूडेंट्स, समय हो गया है। जो भी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे, तो फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पॉलीमर में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टॉपिक बेकेलाइट। बेकेलाइट पढ़ा था हमने, ठीक है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों डेक्रोन की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेरिलीन बोलते हैं। डेक्रोन को और किस नेम से जानते हैं हम, टेरिलीन के नेम से जानते हैं, ठीक है। डेक्रोन को और किस नेम से जानते हैं, टेरिलीन के नेम से हम लोग जानते हैं। चलिए, टेरिलीन के बारे में अगर हम बात करें तो टेरिलीन कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज होता है बच्चों। चलो ऑडियो वीडियो हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ चलो ऑडियो वीडियो क्लियर है, ठीक है।
मैं अभी देख पा रहा हूँ, ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हो। टेरिलीन का यूज हम लोग कपड़ों में करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने एक कपड़े का नाम सुना होगा, टेरिकॉट। टेरिकॉट, टेरिकॉट का नाम सुना होगा। टेरिकॉट क्या होता है? टेरिलीन और कॉटन, इन दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। टेरिलीन और कॉटन क्या होता है? इन्हीं का मिक्सचर क्या कहलाता है? टेरिकॉट कहलाता है। टेरिकॉट के जो कपड़े होते हैं उस पर सिलवटें बहुत कम आती हैं, ठीक है। हाँ, अगर हम प्योर कॉटन का यूज करें तो सिलवटें बहुत आती हैं और बहुत ज्यादा उसको प्रेस करना पड़ता है, लेकिन टेरिकॉट को बहुत ज्यादा प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो डेक्रॉन की बात करें बच्चों, देखिएगा यहां पर ये इसके मोनोमर्स हैं, मोनोमर्स। और इससे देखिएगा जो टेरिलीन बना है वो कैसा होता है? क्रीज रेजिस्टेंट होता है। और ये टॉपिक हमने शायद पहले पढ़ लिया है, एक बार हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है, ठीक है। चलो, मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, इट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ मेलामीन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। मेलामीन का और फॉर्मेल्डिहाइड का आप कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराएंगे। कंडेंसेशन या संघनन बहुलकीकरण के बारे में मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया है कि जब ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है तो क्या होते हैं कि स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे वाटर जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है वो इस कंपाउंड से, मोनोमर से अलग हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है बच्चों, देखिएगा मेलामाइन। मेलामाइन का स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे। मेलामाइन में ये ऐसा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। इनके यहां कॉर्नर पर, यहां कॉर्नर्स पर नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है। और यहां पर NH2 आपको देखने को मिल रहा है, NH2 देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा एक मोनोमर हुआ, ये हमारा मेलामाइन जो है एक मोनोमर हुआ, ठीक है। मोनोमर हमको कौन कौन सा यूज करना है? मेलामाइन यूज करना है और क्या यूज करना है? फॉर्मेल्डिहाइड यूज करना है। मेलामाइन यूज करना है और क्या यूज करना है बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO। मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड। तो मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड के मिलने से क्या हुआ? देखिएगा कि मेलामाइन है और ये फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो C डबल बॉन्ड O और H, ये फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब ये दोनों मिलेंगे, जब ये दोनों मिलेंगे तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि यहां पर NH और यहां का एक H जो है ये इस के साथ मिल गया है और ये कुछ ऐसा हो गया, CH2OH हो गया, ठीक है, CH2OH हो गया। तो इससे जो बना है वो क्या बना है? रेजिन इंटरमीडिएट है, ये रेजिन इंटरमीडिएट है। और जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो पॉलीमराइजेशन में आप देखेंगे कि यहां से आप ये देखिएगा यहां क्या होने को क्या होगा, यहां पर देखिएगा अगर हमने ये जो रेजिन बनाया है, ये जो हम रेजिन देख रहे हैं बच्चों, इस रेजिन में यहां पर NH2 का सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया? NH रह गया। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया? NH रह गया। और यहां पर जो NH CH2OH कुछ ऐसा था, यही था ना। तो इस CH2OH में से ये OH जो है ये अलग हो जाएगा और फिर इधर NH2 में से फिर एक H अलग हो गया, इधर आगे ये बढ़ता जाएगा। और अगर मैं यहां से OH को हटा दूं तो ये OH जो है H के साथ मिल जाएगा और H के साथ मिलकर क्या बनाने लगेगा? ये H2O बनाने लगेगा और फिर ये आगे बढ़ेगा और ये भी ऐसे ही आगे बढ़ेगा। तो ये बन गया बच्चों एक पॉलीमर, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर बन गया है। क्या बना ये? मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर बन गया है, ठीक है। इसका यूज कहां होता है? अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में, अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में। कुछ ऐसे बर्तन जो आसानी से नहीं टूटते, ठीक है, कुछ ऐसे बर्तन जो आसानी से नहीं टूटते उनको बनाने में इसका यूज होता है। अब हम बात करेंगे कोपॉलीमराइजेशन के बारे में। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन विच मोर देन वन मोनोमेरिक स्पीसीज आर अलाउड टू पॉलीमराइज, ठीक है। इसका मतलब क्या है समझिएगा, एक ऐसा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जिसमें हम, इससे पहले हम लोग सिर्फ पॉलीमराइजेशन में जब हम देख रहे थे तो एक ही टाइप के मोनोमर पहले यूज होते थे, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंट पॉलीमर्स जब यूज जब डिफरेंट मोनोमर्स यूज हो तो हम उसको बोलते हैं क्या? कोपॉलीमराइजेशन।
जैसे इसका एग्जांपल देखिए ब्यूना एस, ब्यूना एस, ठीक है। ब्यूना एस के बारे में बात करते हैं। ब्यूना एस एक रबर है, ठीक है। रबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल रबर और दूसरा होता है सिंथेटिक रबर, ठीक है। नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर। इससे पहले हम लोगों ने एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में बात किया था। एडिशन में क्या हो रहा था, एक ही टाइप का जो मोनोमर है वो आपस में मिलते जा रहे थे और पॉलीमर बना रहा था। लेकिन कोपॉलीमराइजेशन में हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स को हम आपस में मिलाएंगे। जब डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स आपस में मिलेंगे तो यहां पर हम अभी बात कर रहे थे रबर के बारे में, ब्यूना एस हमने उसका एक एग्जांपल देखा था, ठीक है। रबर के बारे में बात कर रहे थे बच्चों। रबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल रबर और दूसरा होता है क्या, सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर जो हमको नेचर से मिल जाता है, सिंथेटिक रबर अगर हम रबर में कुछ और मिला दे, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो मैन मेड कहलाएगा। अगर हम रबर में कुछ मिक्स कर दे तो क्या हो जाएगा, वो मैन मेड हो जाएगा और फिर वो सिंथेटिक रबर कहलाएगा। नेचुरल रबर कहां से मिलता है, नेचुरल रबर जो है हमको लेटेक्स से मिलता है। रबर लेटेक्स, रबर का ट्री, रबर के ट्री से रबर लेटेक्स मिलते हैं, ठीक है। और यही रबर लेटेक्स जो है बाद में हमारा नेचुरल रबर कहलाता है, फाउंड इन नेचुरल रबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस लेटेक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ रबर ट्री, ठीक है। रबर ट्री का जो बार्क होता है, उस बार्क मतलब उसका छिलका, उसको हम छीलते हैं तो फिर वहां से रबर का जो लेटेक्स है वो धीरे धीरे वहां से रिश्ता रहता है और उसी को हम इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ मिलता है, हमारे यहाँ इंडिया में मिलता है, श्रीलंका में मिलता है, मलेशिया में मिलता है और भी बहुत सारे कंट्रीज में मिलता है। हमारे यहाँ एशियन कंट्रीज में इन पर मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल रबर क्या होता है, नेचुरल रबर एक लीनियर पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर है, ठीक है। किसका, आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन इसका मोनोमर होता है बच्चों। और आइसोप्रीन क्या होता है, 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइइन। आइसोप्रीन क्या है बच्चों, 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइइन आइसोप्रीन, ठीक है। इसको हम आइसोप्रीन को हम और किस नाम से जानते हैं, सिस-1,4 आइसोप्रीन, ठीक है। ये दो अलग अलग फॉर्म में पाया जा सकता है, सिस में भी पाया जा सकता है और ट्रांस में भी पाया जा सकता है। आगे हम देखेंगे, इसमें देखिएगा 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइइन का हम लोग यूज करेंगे। देखिएगा ये है 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइइन। देखिएगा ये मैं ऐसा ब्यूट बना देता हूं, ठीक है। और सेकेंड पोजीशन पर हम मिथाइल लगा देते हैं CH3, 1 पर और 3 पर ब्यूटाडाइइन। देखिएगा 2 पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल, 1 पर और 3 पर क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन। ये इसका मोनोमर होता है, आइसोप्रीन का मोनोमर है बच्चों। अब इसी आइसोप्रीन के मोनोमर को जब हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो पॉलीमराइजेशन से क्या होगा कि यहां से देखिएगा CH2 इसका जो डबल बॉन्ड है ना टूटेगा, इसका डबल बॉन्ड टूटेगा। सपोज अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊं तो यहां पर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा और यहां पर क्या आएगा बच्चों, प्लस चार्ज आएगा। और ऐसे ही इसको भी मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो यहां पर माइनस चार्ज आएगा और यहां पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो ये प्लस और माइनस दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और फिर बॉन्ड बनाने से कुछ ऐसा हो जाएगा C बॉन्ड C, और यहां पर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा और यहां पर CH3 और ये बॉन्ड C, ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहां पर हो जाएगा CH3 और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, CH और ये CH, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इस CH3 में से एक H को हटा दो और यहां CH3 में से एक H को हटा दो और इनको आपस में जोड़ते जाओ बच्चों। देखो देखिए ये CH3 ये ब्रांच में है, इस CH3 में से एक H हटाया और फिर इस CH3 में से एक H हटाया। ये CH3 था पहले, ये भी CH3 था, एक एक H को हटाया। और ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल आएगा जिसमें CH3 में से एक H हटेगा और फिर यहाँ CH3 में से एक H हटाए। तो ऐसा करके आप देखेंगे कि ये बन गया है नेचुरल रबर। अब ये जो आइसोप्रीन हमारा मोनोमर था, इसको जब हमने बहुत सारे अलग अलग बहुत सारे मोनोमर्स को लिया और मिलाया
तो हाइड्रोजन्स के यहाँ धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन अलग होता जा रहा है और ये आपस में से मिलते गए। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन कम करते जाना और इधर शिफ्टिंग करते जानी है आपको। ठीक, चलिए, तो ये हो गया हमारा नेचुरल रबर। ठीक है, सिस आइसोप्रीन कंसिस्ट ऑफ चेन हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स इंटरेक्शन। ये जो हमारा नेचुरल रबर है उसमें कौन सा इंटरेक्शन देखने को मिलता है? वीक वैन डर वाल्स फोर्स देखने को मिलेगा। एंड ड्यू टू इट्स coiled structure it can be stretched like spring। रबर को हम स्ट्रेच कर सकते हैं। किसके कारण स्ट्रेच कर सकते हैं? इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बच्चों, ये थोड़ा कॉइल्ड टाइप का स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच करना मतलब इसमें क्या आ जाएगा? इलास्टिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टी मतलब जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये वापस अपने पुराने फॉर्म पर आ जाएगा। जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को हटाएंगे ये अपने पुराने फॉर्म पर वापस आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं गट्टा पर्चा के बारे में। गट्टा पर्चा या गुट्टा पर्चा, आप जो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, सिस के जगह पर अगर इसी को हम, जो हमारा सिस आइसोप्रीन था और उसका जब पॉलीमराइजेशन हो और बने ट्रांस पॉली आइसोप्रीन बनी। सिस से क्या बनने लगे बच्चों? ट्रांस। सिस और ट्रांस जानते हैं ना आप लोग। अगर हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और ये यहां पर अगर ए है तो यहां पर भी ए रहे तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस। यहां पर बी और यहां पर बी रहे तो क्या कहलाता है? ट्रांस कहलाता है। और सिस में क्या होता है? सिस में ये दोनों एक ही साइड पर होते हैं, ए और ए, बी और बी, ये दोनों एक ही साइड पर होते हैं। तब ये क्या कहलाता है बच्चों? सिस कहलाता है, सिस आइसोमर कहलाता है। और ये क्या कहलाता है बच्चों? ट्रांस आइसोमर। तो इससे पहले हमने जो देखा था वो सिस आइसोप्रीन था। ठीक है, सिस पॉलीमर था। ठीक है, अभी यहां जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है वहां पर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो ट्रांस टाइप का स्ट्रक्चर है। किस टाइप का स्ट्रक्चर है बच्चों? ट्रांस टाइप का स्ट्रक्चर है। तब हम बोलते हैं इसको क्या? गुट्टा पर्चा या गट्टा पर्चा। ठीक है, स्ट्रक्चर को देखते जाए आप लोग, साथ में लिखते जाइएगा। जैसे जैसे मैं स्क्रीन से हटता हूं बच्चों आप लोग इसको लिखते जाइएगा। गट्टा पर्चा इज ट्रांस आइसोमर ऑफ पॉली आइसोप्रीन। इससे पहले हम लोग सिस देख रहे थे। सिस वाला क्या था? हमारा नेचुरल रबर था। अब जो बना है वो क्या है? गट्टा पर्चा बना है। और गट्टा पर्चा का यूज हम क्या करते हैं? इट इज यूज टू फिल अ टीथ टू प्रिवेंट री इन्फेक्शन। दांतों के बीच में इसको भरते ताकि री इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, ये इसका एक यूज हो गया। इस चैप्टर को जल्दी जल्दी पढ़ना है बच्चों। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। इसका वेटेज भी काफी कम है। ठीक है, इसका वेटेज बहुत कम है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रबर? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं या टेम्परेचर कम करें तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नेचुरल रबर बिकम्स सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये सॉफ्ट हो जाएगा। ब्रिटल एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर कैसा रहता है? ब्रिटल रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखिएगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होता है। नॉन रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अटैक पर ये क्या होता है? नॉन रेजिस्टेंट होता है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इस पर अटैक कर सकते हैं। शोज हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी काफी हाई होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट कैन वी डू टू इंप्रूव दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वल्केनाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? वल्केनाइजेशन बोलते हैं। वल्केनाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है देखिएगा। इट इन्वॉल्व्स हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ रॉ रबर विथ सल्फर इन अ टेम्परेचर रेंज 373 से 415 केल्विन टेम्परेचर पर हम इस पर मिक्स कर देते हैं सल्फर को। कितना मिक्स करना है बच्चों? कितना मिक्स करना है? 5% मिक्स करना है। कितना मिक्स करना है? 5% मिक्स करना है। और वल्केनाइजेशन का जब प्रोसेस होता है तो आप लोगों ने पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा है, लीनियर पढ़ा है, ब्रांच्ड पढ़ा है और पढ़ा है आपने क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर के बारे में। तो जब वल्केनाइजेशन का प्रोसेस होता है बच्चों तो ये जो लीनियर पॉलीमर था
हमारा जो नेचुरल रबर है वो क्या था पहले, लीनियर पॉलीमर था। अब जब आप वल्केनाइजेशन करेंगे बच्चों, तो वल्केनाइजेशन में क्या होगा कि अब क्रॉस लिंकिंग बन जाएगा। पहले इसको ज्यादा स्ट्रेच कर सकते थे, स्ट्रेच कर सकते थे, इलास्टिक प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब जब हम वल्केनाइजेशन करेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, स्टिफ बन जाएगा, ठीक है। एंड सल्फर फॉर्म्स क्रॉस लिंक्स एट द रिएक्टिव साइड्स, जो रिएक्टिव साइड्स है बच्चों, ठीक है, रिएक्टिव साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड है वहां पर ये क्या करेगा, क्रॉस लिंक्स बना लेगा, क्रॉस लिंक्स बना लेगा। मतलब उनको एक दो लाइन है तो उनको दोनों को आपस में जोड़ देगा बच्चों, क्रॉस लिंकिंग कर देगा। ये एक ऐसा एक कोई एक लीनियर पॉलीमर हमने बना रखा है। तो यहां पर क्या करेगा, सल्फर क्या प्रोवाइड करेगा बच्चों, क्रॉस लिंकिंग प्रोवाइड करेगा, क्रॉस लिंकिंग प्रोवाइड करता है। इसको हम बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। यहां देखिएगा, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रबर टायर, जो ब्यूना एस की बात कर रहे थे बच्चों हम लोग, क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर जो बन रहे थे, नॉर्मल रबर थे, नॉर्मल नेचुरल रबर थे। अब हम क्रॉस लिंकिंग करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो स्टिफ हो जाएंगे, ठीक है। टायर्स बनाए जाते हैं, रबर टायर बनाए जाते हैं, गाड़ियों के टायर जो बनते हैं वो सिंथेटिक पॉलीमर से बनते हैं। 5% ऑफ सल्फर इज यूज्ड एज क्रॉस लिंकिंग एजेंट। ये देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं, आप लोगों ने देखा कि इससे पहले हमारा जो आइसोप्रीन था, ये एक आइसोप्रीन है, ठीक है। फिर आप यहां पर देखिए, ये भी क्या है, आइसोप्रीन है, ठीक है बच्चों। ये भी क्या है, हमारा आइसोप्रीन था, ठीक है। इन आइसोप्रीन्स पर आप देखेंगे कि इन्हीं पर आप क्रॉस लिंकिंग देखेंगे। सल्फर को आप देख रहे हैं बच्चों, सल्फर को इसमें मिक्स कर दिया गया। सल्फर को क्या कर दिया गया बच्चों, मिक्स कर दिया गया। सल्फर को इसमें हम मिक्स कर देते हैं। तो सल्फर को मिक्स करने से जो बना है वो हमारा क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर है। और इसी को ही हम बोलते हैं बच्चों ब्यूना एस। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, ब्यूना एस, ठीक है। ब्यूना एस के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। रबर दो टाइप के होते हैं, ये तो हम लोगों ने बात कर लिया था। अब हम सिंथेटिक रबर के बारे में बात कर रहे थे। सिंथेटिक रबर में को हम क्या बोलते हैं, वल्केनाइज्ड रबर बोलते हैं, ठीक है। इट इज एनी वल्केनाइजेबल रबर लाइक पॉलीमर दैट इज कैपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स लेंथ, ठीक है। सिंथेटिक रबर ट्वाइस, अपने लेंथ से दुगना और फैल सकता है। हाउएवर इट रिटर्न्स टू द ओरिजिनल शेप एंड साइज वंस द एक्सटर्नल फोर्स इज रिलीज्ड। जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स को रिलीज करेंगे ये अपने पुराने शेप पर आ जाएगा। ब्यूना एन और ब्यूना एस के बारे में बात कर रहे थे बच्चों हम लोग, ठीक है। सिंथेटिक रबर ब्यूना एन और ब्यूना एस, ब्यूना एन और ब्यूना एस, ब्यूना एन और ब्यूना एस के अलावा आप देखेंगे नियोप्रीन। नियोप्रीन भी एक सिंथेटिक रबर है। नियोप्रीन के बारे में बात करते हैं। नियोप्रीन में आप लोग जो आइसोप्रीन देख रहे थे बच्चों, आइसोप्रीन में क्या था, CH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड, और यहां पर फिर डबल बॉन्ड था, और यहां पर CH2 था, और यहां पर आप देखेंगे ये Cl लगा हुआ है, और यहां पर एक H लगा देते हैं। ये हमारा आइसोप्रीन था, ठीक है। आइसोप्रीन में आपको यहाँ पर CH3 देखने को मिल रहा था। अब उसी CH3 को हटाकर यहाँ पर क्या कर दे, आप यहाँ पर लगा दे Cl, तो ये बन गया बच्चों नियोप्रीन। क्या बन जाएगा, ये नियोप्रीन बन जाएगा। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन को जब बहुत सारे क्लोरोप्रीन को जब हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से मिला देते हैं तो बनता है बच्चों नियोप्रीन। तो क्या बनेगा बच्चों, नियोप्रीन बनता है, ठीक है। ये देखिएगा, यहां पर मैंने आपको बताया था कि इधर जो डबल बॉन्ड है वो यहां पर आ जाता है, ये बताया था मैंने। तो यही देखिएगा आप लोग, डबल बॉन्ड यहां पर आ गया और यहां पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये बन गया नियोप्रीन। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने क्लोरोप्रीन लिया था बच्चों, CH2 बॉन्ड C Cl और फिर CH डबल बॉन्ड CH2, ये था बच्चों हमारा क्लोरोप्रीन। ये था क्लोरोप्रीन, ये क्लोरोप्रीन था, ये हमारा मोनोमर है।
ये मोनोमर है बच्चों। अब जब हम इस पर पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये CH2 बॉन्ड C, और मैंने बताया था कि जो अगल बगल के डबल बॉन्ड है वो बीच में आ जाते हैं और ये कुछ ऐसा हो जाएगा CH2, और यहां पर लगा हुआ है Cl। यहां आप देखेंगे कि जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो, तो यहां पर एक और लगाना पड़ेगा और यहां पर एक लगाना पड़ेगा और ये N। ठीक है, अब ये बन गया है बच्चों हमारा नियोप्रीन। ये बन गया क्या, नियोप्रीन। ठीक है, ठीक है, क्लोरोप्रीन से क्या बन गया हमारा, नियोप्रीन बन गया है। ठीक है, ये देखिएगा हमारा नियोप्रीन पॉलीमराइजेशन कराए तो रेजिस्टेंट टू वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल। ये जो नियोप्रीन होता है वो ऑयल रेजिस्टेंट होता है। कैसा होता है बच्चों, ये ऑयल रेजिस्टेंट होता है, इसीलिए गैस्केट्स में इसका यूज करते हैं, होजेस में यूज करते हैं। होज समझते हैं आप लोग, जो हमारा पेट्रोल पंप पे जो पाइप लगा हुआ है, ठीक है, रबर का पाइप आप देखते हैं। ठीक है, ऑयल रेजिस्टेंट है इसलिए हम वहां पर इसका यूज करते हैं। ठीक है, यूज्ड इन डाइविंग सूट क्लॉथिंग। ठीक है, डाइविंग सूट्स बनते हैं, चिकने होते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पॉलीमर्स दैट अंडरगो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड डू नॉट एक्यूमुलेट एज सॉलिड वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होते हैं, जो डिग्रेड हो जाए, जो एक समय के बाद सड़कर खत्म हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, रीयूजेबल ग्लासेस बनते हैं इससे। ठीक है, यूज्ड इन पैकेजिंग, पैकेजिंग में इसका यूज करते हैं। ठीक है, पैकेजिंग में इसका यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इन पॉलीमर्स के बारे में हम बात करते हैं। ये पॉलीमर किस टाइप के होते हैं, प्रोटीन से सिमिलैरिटी रखते हैं, कार्बोहाइड्रेट से सिमिलैरिटी रखते हैं। जो हमारे नेचुरल पॉलीमर होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं बच्चों, तो उन्हीं से थोड़ा सिमिलैरिटी रखते हैं। दीज पॉलीमर्स कंटेन फंक्शनल ग्रुप्स दैट आर सिमिलर टू फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन बायोपॉलीमर। हमारे बायोपॉलीमर में जैसे ये बायोपॉलीमर्स है, इनमें जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसी टाइप की सिमिलैरिटी ये रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइलॉन 26 और PHBV, ये दोनों बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, याद रखिएगा ये दोनों क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है जो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ये देखिएगा PHBV का कौन कौन से मोनोमर से देखिएगा यहां पर, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ये है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3। ठीक है, और ये ब्यूटेनोइक एसिड हुआ। ब्यूटेनोइक एसिड में आप यहां पर OH लगा दी तो ये क्या कहलाएगा, 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। अब पेंटेनोइक एसिड बनाएंगे, 1 2 3 4 5 पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड में 1 2 3 पर हाइड्रोक्सी लगा दिया। ठीक है, तो यहां पर देखिए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और पेंटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक और पेंटेनोइक एसिड, इनका 3 हाइड्रोक्सी मोनोमर लिया हमने। ठीक है, ये देखिएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। जब इनका पॉलीमराइजेशन होगा तो इनके पॉलीमराइजेशन से बनेगा PHBV। क्या बनेगा, PHBV। ये PHBV बना। ठीक, अभी देखिएगा ये कैसे बना हुआ है। इस OH से H, ठीक है, और यहां जो हमारा OH दिख रहा है ये हटा दें आप। यहां पर देखिएगा इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, CH3 और CH। ठीक है, तो ये जो CH3 था इसको नीचे ऐसे ब्रांच की तरह नीचे ले आए। ये जो CH3 आपको दिखाई दे रहा है इसको हम ब्रांच की तरह नीचे ले आए, तो ये हुआ हमारा ये CH, ये हुआ हमारा CH। ये जो CH3 दिख रहा है बच्चों इसको हम ब्रांच की तरह यहां पर नीचे ले आए, और इधर है हमारा OH, ये हमारा OH है। ठीक है, और फिर इसके साथ क्या है, CH2। ठीक है, फिर C डबल बॉन्ड O और OH,
ये था हमारे पास, ठीक है। फिर दूसरा वाला कंपाउंड आएगा, दूसरा वाला जो कंपाउंड दिख रहा है उसमें यहां पर हम लिखेंगे CH, ये CH, और इसका जो CH3 CH2 CH3 था इसको हम ब्रांच पर ले आए, ठीक है। और फिर यहां पर क्या था, एक हम ये देख रहे थे, वहां पर क्या देखने को मिला था हमको, OH देखने को मिला था, तो ये हुआ हमारा OH, ठीक है। तो यहां से आप क्या करें, OH को हटाए और यहां से किसको ले ले, H को, तो H और OH मिलकर क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। अब देखिए कि यहां C डबल बॉन्ड O और यहां CH के साथ सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, O। तो ये देखिए CH के साथ सिर्फ O, बीच में सिर्फ दोनों को लिंक करने वाला कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो देखिएगा यहां से H2O बाहर निकल रहा है, और ऐसे ही आगे जब बहुत सारे और मोनोमर मिलते जाएंगे तो H2O अलग अलग होता जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया था, आपने मोनोमर लिया था बच्चों 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ये लिया था आपने। फिर से बता रहा हूं, देखिएगा आपने लिया था 1 2 3 4 कार्बन और ये डबल बॉन्ड OOH, ये हमारा ब्यूटेनोइक एसिड है, और इसके थर्ड पोजीशन पर क्या लगा देना है आपको, हाइड्रोक्सी लगा देना है। तो 1 2 3 ये थर्ड पोजीशन पर मैंने लगाया हाइड्रोक्सी, और इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूं, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। और फिर हमारा एक दूसरा एक मोनोमर आया, और वो कैसा था, 1 2 3 4 5 था, ठीक है। और इसके थर्ड पोजीशन पर क्या लगा हुआ था, हाइड्रोक्सी लगा हुआ था, और यहां पर COO और OH ये था। इसमें यहां पर जो दिख रहा है इसको मैं कुछ ऐसे नीचे ले आता हूं, ये कुछ ऐसा कर देता हूं, CH2 और CH3, ठीक है। और ये जो हमारा OH है इसको यहां ले आता हूं, देखिएगा ये बनेगा कैसे, PHBB बनेगा कैसे, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां से अगर मैं इस जगह से OH को हटा दूं और यहां से हटा दूं किसको, H को, सपोज मैंने ऐसा किया, तब क्या होगा, ये दोनों आपस में से मिल जाएंगे, ठीक है, और हमारा PHBB बन जाएगा। यही बना हुआ है, देखिएगा यहां पर यही बना हुआ है, कुछ ऐसे ये रिएक्शन हुआ है, ठीक है। बैक्टीरियल डिग्रेडेशन होता है इसमें, PHBB में आप क्या देखते हैं बच्चों, बैक्टीरियल डिग्रेडेशन होता है। मतलब हमारे सॉइल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया इसको डिग्रेड कर देता है, हमारे सॉइल में प्रेजेंट बैक्टीरिया क्या कर देता है बच्चों, इसको डिग्रेड कर देता है। बैक्टीरियल डिग्रेडेशन देखने को आपको मिलता है PHBB में, ठीक है। ये सेम प्रोसीजर जो मैंने अभी आपको बताया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहां कहां यूज होता है, पैकेजिंग में यूज होता है, ठीक है, और कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स में यूज होता है इसका, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस बनाते हैं। ये तीन इसके यूजेस देख रहे हैं, यूजेस को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अब हमारे डेली लाइफ में जो पॉलीमर्स हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पॉलीप्रोपीन ये हमारा एक पॉलीमर है, पॉलीस्टीरीन होता है, ठीक है, पॉलीस्टीरीन होता है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और ग्लिप्टल, ये इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत छोटे छोटे पॉलीमर होते हैं ये, ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलीप्रीन की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पॉलीप्रीन की बात कर रहे हैं। पॉलीप्रीन का जो मोनोमर होता है बच्चों प्रोपीन होता है, पॉलीप्रीन का जो मोनोमर है बच्चों प्रोपीन होता है, ठीक है। तो इस प्रोपीन में यहां पर मान लो डबल बॉन्ड है, ठीक है, और ये हुआ हमारा CH3, ये हुआ CH, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इसी डबल बॉन्ड को आपको ब्रेक कर देना है, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है बच्चों। अब इस प्रोपीन में आप अगर इसको कुछ ऐसा बना दे, प्रोपीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ले आप, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH3 को यहां रख दे, ये हुआ हमारा मोनोमर, ये हमारा मोनोमर है, ठीक है। जब इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे
तो पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर आप लिखेंगे CH2, डबल बॉन्ड को आप कन्वर्ट कर देते किसमें, सिंगल बॉन्ड में, और ये हुआ हमारा CH3। अब जहां जहां पर से डबल बॉन्ड टूटा है उसको आगे ऐसे स्ट्रेच कर दो आगे, और इसी में और इसी के लिंकेज कर दीजिए, तो ये बन जाएगा हमारा पॉलीप्रीन। क्या बनेगा बच्चों, पॉलीप्रीन। नाम से थोड़ा सा मिलता जुलता है, कहां से, प्रोपीन से बना हुआ है। कहां से बना हुआ है, प्रोपीन से बना हुआ है। इसका मोनोमर जो होता है प्रोपीन होता है। जब इसका हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो इसके पॉलीमराइजेशन से आपको देखने को मिलेगा पॉलीप्रीन। क्या देखने को मिलेगा बच्चों, पॉलीप्रीन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पॉलीप्रीन का मोनोमर क्या होता है, प्रोपीन। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको, जो पॉलीमर बनेगा उसका। और इसके यूजेस कहाँ होते हैं, रोप्स बनाने में होते हैं, टॉयज बनाने में होते हैं, पाइप्स में बनाने में होते हैं, और बहुत सारे और डिफरेंट इसके यूजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बहुत सारे डिफरेंट यूजेस आप और देख सकते हैं। दूसरा है हमारा पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन, ठीक है, पॉलीस्टीरीन के बारे में बात करते हैं। पॉलीस्टीरीन का जो मोनोमर होता है बच्चों वो होता है स्टायरीन। ठीक है, पॉलीस्टीरीन का मोनोमर क्या होता है, स्टायरीन होता है। स्टायरीन में भी सेम वैसा ही स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि पॉलीस्टीरीन में आप ये देखेंगे कि CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर है C6H5। ये है हमारा स्टायरीन। ये क्या है बच्चों, स्टायरीन है। ठीक है, ये है स्टायरीन C6H5, ये स्टायरीन है। इस स्टायरीन का आप मोनोमर लेंगे और जब इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, CH2 बॉन्ड CH, फिर ये C6H5, और फिर यहाँ पर ऐसे लिंकेज इसी के और मोनोमर आपस में मिलते जाएंगे तो बनेगा क्या, पॉलीस्टीरीन। स्टायरीन इसका मोनोमर होता है और उसी से क्या बन गया, पॉलीस्टीरीन बन गया। इसका यूज कहाँ करते हैं, रैपिंग मटेरियल्स में करते हैं, टॉयज बनाने में इसका यूज करते हैं, रेडियो की जो बॉडी होती है या टीवी का जो कैबिनेट होता है उसको बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीवीसी की बात करें, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये हमारा विनाइल क्लोराइड है। वाइनिलिक बॉन्ड देखने को मिल रहा है आपको कार्बन और कार्बन के बीच में, तो क्या बना हुआ है, ये विनाइल क्लोराइड बना हुआ है। इसका मोनोमर लेंगे और जब इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं बच्चों तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, CH2 CH और Cl, और फिर ये कुछ ऐसा। ठीक है, आपको सिर्फ मोनोमर्स याद रखने, इसके क्या याद रखने बच्चों, मोनोमर्स। तो मोनोमर्स हमने वाइनिल क्लोराइड लिया, वाइनिल क्लोराइड से क्या बना हमारा, पॉलीविनाइल क्लोराइड बना। इसके यूजेस क्या है, रेनकोट बनाने में होता है, हैंड बैग्स बनाने में होता है, वाटर पाइप्स और बहुत सारे और चीजें इससे बनती। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों पीवीसी का यूज। ये जो मोनोमर्स पॉलीमर्स आप देख रहे हैं इनके मोनोमर्स को आपको याद कर लेना है। मोनोमर से याद कीजिए, मोनोमर याद होंगे तो आप इसके पॉलीमर बना पाएंगे, मोनोमर याद हो जाएंगे तो पॉलीमर आप इसके आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, हाँ जी, मोनोमर अगर आप बना याद रखेंगे तो क्या करेंगे, इसके पॉलीमर बना लेंगे, और इसकी यूजेस याद रखनी जरूरी है। एग्जाम में आपके होम एग्जाम में आप देखेंगे, बोर्ड एग्जाम में आप देखेंगे कि इसके यूजेस पूछ दिए जाते हैं कई बार। ठीक है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, तो यहां पर देखिएगा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन में एक तो आप यूरिया यूज करेंगे और आप यूज करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड क्या यूज करने वाले बच्चों आप, यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और NH2, ये हुआ हमारा यूरिया। और दूसरा आपको लेना है बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH, ये लेना है आपको। यूरिया लेना है और क्या लेना है, फॉर्मेल्डिहाइड लेना है। तो बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। NH2 जो था उसमें से एक H हट गया और फिर C डबल बॉन्ड O,
फिर ये जो NH2 था उसमें से भी H हटा दिए, और आप देखेंगे कि यहां से आप देखेंगे यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे CH2 है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। ये हमारा यूरिया और ये हुआ हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों को मिलाने से वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा बच्चों। तो वाटर के मॉलिक्यूल के बाहर निकलने से जो बना उसको हम बोलते हैं यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। क्या बोला जाएगा इसको? यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। अनब्रेकेबल कप्स बनते हैं इसके, ठीक है, और लेमिनेटेड सीड्स बनते हैं इससे। अनब्रेकेबल कप बनते हैं और क्या बनते हैं? लेमिनेटेड सीड्स बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करें बच्चों ग्लिप्टल की। ग्लिप्टल में मोनोमर क्या होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल CH, और यहां पर ये है एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल, ये कुछ ऐसा है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज आप करते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल को किसके साथ पॉलीमराइजेशन कराते हैं आप? थैलिक एसिड के साथ इसका जब पॉलीमराइजेशन कराते हैं। थैलिक एसिड की बात करें अगर हम, तो थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखें कुछ ऐसा। थैलिक एसिड में यहाँ पर COOH और यहाँ पर COOH और यहाँ पर ऐसे बॉन्ड्स लगे हुए हैं। तो ये हमारा थैलिक एसिड, ये हमारा थैलिक एसिड है। ठीक है, तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, देखिएगा CHOH और ये हुआ हमारा CHOH, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, अब बॉन्ड को बराबर बनाने के लिए ये हमने कुछ ऐसा कर दिया, CH2 और OH। अब हम बात करेंगे थैलिक एसिड की, तो ये है हमारा थैलिक एसिड, थैलिक एसिड COOH और ये COOH। ठीक है, तो आप क्या करें, यहां से आप H ले लें और यहां से OH ले लें, ये H और OH मिल जाएगा। H और OH के मिलने से क्या हो जाएगा? वाटर बन जाएगा। और देखिएगा यहां पर यही हुआ है, H और OH के मिलने से वाटर बन गया, और जिस जगह से आप बॉन्ड टूटता हुआ देख रहे थे, C के साथ यहां पर ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा और एक O जो है सिंगल बॉन्ड में दिखेगा। तो यही आप देख रहे हैं बच्चों, C के साथ डबल बॉन्ड में O आ गया और एक O जो है वो उन दोनों को जोड़ने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? ग्लिप्टल बनता है। यूजेस क्या क्या है? पेंट बनाने में इसका यूज होता है। मेनली ग्लिप्टल का जो यूज होता है बच्चों कहां होता है? पेंट बनाने में होता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा जो पॉलीमर वाला जो टॉपिक है बच्चों, समझाने वाला पूरा प्रोसीजर खत्म हो गया है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडेंसेशन पॉलीमर? कंडेंसेशन पॉलीमर में आपको यहां पर 4 अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक तो है हमारा नाइलॉन, दूसरा नियोप्रीन, एक है टेफ्लॉन और एक है ब्यूना एस। ठीक है, इन चारों में से कंडेंसेशन संघनन बहुलक कौन से? इन चारों में से संघनन बहुलक कौन सा है? नाइलॉन 66 की बात करें, नाइलॉन 66 इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड। ब्यूना एस, टेफ्लॉन और नियोप्रीन ये सब क्या होते हैं? एडिशन पॉलीमर है। ठीक है, ब्यूना एस, टेफ्लॉन और नियोप्रीन ये तीनों क्या है बच्चों? एडिशन पॉलीमर है। इनमें क्या होते हैं? ऐड होते जाते हैं, कुछ अलग से निकलता नहीं है। ब्यूना एस में आपको अभी बताया था, सल्फर को हम ऐड करते हैं उसमें और वो क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर बना लेता है। टेफ्लॉन में भी क्या होता है? टेफ्लॉन में भी वो ऐड होते जाते हैं। नियोप्रीन में भी क्या देखने को मिल रहा था आपको? ऐड होता जा रहा था। नाइलॉन 66 में क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। इसमें वाटर के मॉलिक्यूल जो है बाहर निकलते हैं, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। कंडेंसेशन पॉलीमर इसमें यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ द पॉलीमर? ठीक है, ये जो पॉलीमर आप देख रहे हैं, इस पॉलीमर की अगर हम बात करें तो इस पॉलीमर को बनाने में कौन यूज हुआ है?
इस पॉलीमर को बनाने में कौन यूज हुआ है? क्या ऑप्शन नंबर ए यूज हुआ है, एन मेथाइल यूरिया यूज हुआ है, ठीक है, मिथाइल अमीन यूज हुआ है, अमोनिया यूज हुआ है, फॉर्मल्डिहाइड यूज हुआ है? इन चारों में से कौन सा यूज हुआ है? ठीक है, इन चारों में से कौन सा यूज हुआ है? चलिए दिखाते हैं आपको इन चारों में से कौन सा यूज हुआ है। ये देखिएगा, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया हुआ है और क्या यूज हुआ है? फॉर्मल्डिहाइड यूज हुआ है। क्या क्या यूज हुआ है? यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड। हमारे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन में आप यूज होता हुआ देख रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है क्या? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अभी आप लोग को प्रूफ के साथ दिखा दिया हूं कि यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? फॉर्मल्डिहाइड यूज हो रहा है। ठीक है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन में आप क्या क्या यूज करते हैं बच्चों? यूरिया यूज करते हैं, यूरिया यूज करते हैं, NH2CO, NH2 ये यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं आप लोग? फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं। तो अगर हमारे ऑप्शन में यूरिया होता तो यूरिया भी हम आंसर लिख सकते थे। तो अभी हमारे पास ऑप्शंस को देखें तो कौन सा दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है कि यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन में ये यूज होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पॉलीमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन में आपको कौन सा पॉलीमर बनता हुआ दिखाई देगा? क्या आपको ऑप्शन नंबर ए दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस मोनोमर का यूज कर रहे हैं, इन कंडीशंस पर यूज कर रहे हैं, और फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? देखिएगा बच्चों हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जब आप NaNO2 का यूज करते हैं, NaNO2 का यूज करते हैं तो यहां पर आपको OH दिखाई देगा। फिर जब आप H+ का यूज करते हैं तो आपको ये दिखाई देगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हो गए सारे के सारे जितने भी पॉलीमर्स थे उनके बारे में हमने बात किया, कुछ क्वेश्चंस हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अभी देखिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। अभी टाइम बचा हुआ है, टाइम है अभी, एक दो क्वेश्चन और है हमारे पास, उनको कर लेते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं पॉलीमर के। चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो आप लोगों ने दो अलग अलग पॉलीमर के बारे में सुना होगा, एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में डिफरेंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने को देखने को मिलता है, उसको अच्छे से पढ़िएगा। थर्मोसेटिंग और थर्मो
थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के बारे में हम बात करें। थर्मोसेटिंग क्या होता है, जिसको हीट देने से वो सेट हो जाता है, और थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, जिसको हम हीट देते हैं तो उसमें प्लास्टिक प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। थर्मोसेटिंग, एक बार हीट देते हैं, ठीक है, हीट देने के बाद इसको अगर हमने बना दिया तो वापस इसको हम दोबारा और किसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको हम कुछ और शेप नहीं दे सकते। थर्मोसेटिंग जो होते हैं उसको दोबारा शेप नहीं दिया जा सकता, रीशेप नहीं कर सकते। बेकेलाइट के बारे में बताया था बच्चों में, बेकेलाइट के बारे में, ब्यूना एश, नाइलॉन 6, पीवीसी, ये सब पीवीसी वगैरह, तो इनको वापस हम शेप दे सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बेकेलाइट की, तो बेकेलाइट का स्ट्रक्चर हमने लास्ट क्लास में देखा था, और बेकेलाइट में मैंने ये बताया था कि वहां पर क्रॉस लिंकिंग देखने को मिलता है। क्रॉस लिंकिंग देखने को मिलता है, इसलिए वो कैसे होते हैं, स्टीफ होते हैं, काफी कठोर होते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि जैसे हमारा प्रेशर कुकर का जो हैंडल है, ठीक है, उस टाइप का अगर आप देखेंगे प्रेशर कुकर का हैंडल जो है वो काफी ज्यादा हीट को सह पाता है। पूरा प्रेशर कुकर गर्म हो जाता है और आप उसको हाथ से पकड़ के ऐसे हटा सकते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा हीट को सह पाता है वो। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर आर हाईली क्रॉस लिंक्ड, हार्ड, इनफ्यूजिबल एंड इंसॉल्युबल। ठीक है, एक बार बन गए तो इनको कुछ नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी रीयूज्ड, एक बार बन गए तो हम उसका रीयूज नहीं कर सकते। कौन कौन से हमारे, बेकेलाइट और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये दोनों जो है थर्मोसेटिंग है, ये दोनों थर्मोसेटिंग है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इसमें यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के बारे में नहीं दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। among cellulose polyvinyl chloride, nylon and natural rubber, ठीक है, the polymer in which intermolecular force of attraction is weakest, इनमें से कौन सा है जिसमें सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। आप लोग देखिएगा, नेचुरल रबर जो है, नेचुरल रबर की अगर हम बात करें तो नेचुरल रबर को बहुत ज्यादा हम स्ट्रेच कर पाते, नाइलॉन को स्ट्रेच नहीं कर पाते, ठीक है, पीवीसी को भी स्ट्रेच नहीं कर पाते, सेलुलोज को भी स्ट्रेच नहीं कर पाते। सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रबर ही ऐसा है जिसको हम बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर पाते हैं, और जिसको हम बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर पा रहे उसी में ही फोर्स वीकेस्ट होगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, ये देखिएगा, ये एक क्वेश्चन है, मैच द केमिकल सब्सटेंसेस इन कॉलम विथ टाइप ऑफ पॉलीमर्स, टाइप ऑफ बॉन्ड इन केमिकल, कॉलम नंबर 2। आपको ये बताना है कि कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 मैच करना है। सेलुलोज, सेलुलोज, सेलुलोज क्या सिंथेटिक होता है? सेलुलोज क्या सिंथेटिक पॉलीमर है? नहीं। नाइलॉन 6,6, प्रोटीन, सुक्रोज। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, ए के साथ कौन आएगा? पी और एस आएगा। ए के साथ कौन आएगा? पी और एस। ए के साथ क्या देखने को मिलेगा आपको? पी और एस। ए सेलुलोज है, नेचुरल पॉलीमर होता है, और इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर कोई प्रीवियस क्लास को नहीं देख पाए हैं तो आप वीडियो पर जाइए और उसको देखिएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है। ठीक है, नाइलॉन 6,6 की बात करें, नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6,6 इज सिंथेटिक पॉलीएमाइड। ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर होता है। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय पॉलीकंडेंसेशन ऑफ हेक्सामेथिलीन डाइएमिड एंड एडिपिक एसिड। नाइलॉन 6,6 काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके। ठीक है, तो क्यू और आर, ऑप्शन नंबर बी में क्या आएगा? क्यू और आर। नाइलॉन 6,6 सिंथेटिक होता है, ठीक है, और वहां पर अमाइड लिंकेज देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सी पर। प्रोटीन आर लार्ज बायोमोलिक्यूल्स, नेचुरल पॉलीमर होते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लॉन्ग चेन्स ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में पी और आर दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर सी में पी और आर दिखाई देगा। अमाइड लिंकेज होता है उसमें, ठीक है, और क्या होता है? नेचुरल पॉलीमर होता है, प्रोटीन नेचुरल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डी की।
डी में सिर्फ और सिर्फ आपको सुक्रोज के बारे में अगर हम बात करें तो वहां पर देखने को मिलेगा क्या, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। स्ट्रक्चर ऑफ नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 का स्ट्रक्चर क्या होता है? नाइलॉन 6 कार्बन होने चाहिए, उसमें से कितने होने चाहिए? 6 कार्बन। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है, वहां पर आप देखेंगे टोटल 7 कार्बन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिएगा 5 और 1, यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 4 और 1 5 दिखाई दे रहा है, और यहाँ 6 और 1 7 दिखाई दे रहा है। ठीक है, 6 और 1 7 दिखाई दे रहा है। तो 7 वाला तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर 5 वाला हो ही नहीं सकता। ठीक है, और यहाँ पर फिर आपको 7 दिखाई दे रहा है, हो ही नहीं सकता। तो 5 और 1 6। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो है वही करेक्ट हो सकता है। बाकी सब में नंबर ऑफ कार्बन अगर आप देखें तो वो आगे पीछे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर की हमने बात की है, 2 लेक्चर में इसको हमने खत्म कर दिया है। ऐसे ही और भी बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो आपको कम लेक्चर में जल्दी जल्दी खत्म हो सकता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया पॉलीमर जो है इसका वेटेज काफी कम होता है, इसको आप लोग जल्दी जल्दी और बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको मोनोमर्स को ध्यान में रखना है, और मोनोमर्स को ध्यान में रख के आप ये पूरा चैप्टर आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मैंने बताया थर्मोसेटिंग के बारे में, थर्मोप्लास्टिक के बारे में, तो यही चीजें जो है बार बार इनमें जो डिफरेंस है, नाइलॉन 6 के बारे में, बेकेलाइट जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बेकेलाइट जो है, ब्यूना एन ब्यूना एस जो है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रबर के बारे में पढ़ें आप लोग। ठीक है, ब्यूना एन ब्यूना एस के बारे में। ठीक है, नेचुरल तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक, थर्मोसेटिंग क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, इन पर डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। तो इतना सब कुछ आप पढ़िएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी होता है। ठीक है, और सबसे आसान चैप्टर है मेरे ख्याल से, बहुत थ्योरी टाइप का चैप्टर, ज्यादा इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।